नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। और आइए बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व आर्थिक मंच ने लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है। शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक 2022 का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने पशुधन विधेयक का मसौदा वापस लिया। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूएनडीपी ने DNULM के साथ साझेदारी की। आइंस्टीन टेलीस्कोप के निर्माण में सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च मदद कर रहा है। और बोन जलवायु बैठक संपन्न हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है। नवीनतम लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट या सूचकांक के मुताबिक लैंगिक समानता के मामले में भारत ने 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर था और इस तरह से इस वर्ष भारत ने लैंगिक समानता स्तर में 1.4% बिंदुओं और 8 स्थानों का सुधार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक असमानता को कम करने की जो वर्तमान गति है, उस गति से पूर्ण समानता स्तर तक पहुंचने में 131 वर्ष लग जाएंगे। सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और इसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत ने शिक्षा नामांकन मापदंड में बेहतर लैंगिक समानता स्तर प्राप्त किया है। हालांकि भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर मापदंड में केवल 36.7% ही समानता स्तर प्राप्त किया है। वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंड में मात्र 25.3% समानता स्तर प्राप्त किया गया है। लैंगिक समानता के मामले में बांग्लादेश का 59वां, भूटान का 103वां, चीन का 107वां, श्रीलंका का 115वां और नेपाल 116वें स्थान के साथ प्रदर्शन कर रहा है, जो कि भारत से बेहतर रहा है। भारत में लैंगिक समानता में सुधार के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता में सुधार के लिए पहलें शुरू की गई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल है। शिक्षा प्राप्ति में सुधार के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे समग्र शिक्षा पहल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। राजनीतिक भागीदारी में सुधार के लिए पहले हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षित की हैं। इसके अलावा लैंगिक अंतराल सूचकांक मापदंड के तहत आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक 2022 का शुभारंभ किया गया। ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स ग्राई 2022 भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अवधारणा है। इसी विभाग ने इसे डिजाइन किया है। इसमें मंत्रालयों और विभागों का अलग अलग आयामों में एक व्यापक सूचकांक के आधार पर आकलन किया गया है। इस सूचकांक के आयाम हैं दक्षता यानी एफिशिएंसी, फीडबैक, कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। फिर इन आयामों को 12 संकेतकों में विभाजित किया गया है। इस व्यापक सूचकांक के आधार पर 89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का आकलन किया गया है और उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। ग्राई में रेखांकित किया गया है कि मंत्रालयों और विभागों को शिकायतों के निपटारे में 2021 में 32 दिन लगते थे, लेकिन 2023 में 18 दिन ही लग रहे हैं। जनवरी और दिसंबर 2022 के बीच के आंकड़े केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली से लिए गए हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स की बात करें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी पीड़ित नागरिक देश के किसी भी कोने से और किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के दौरान नागरिकों को विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। इससे वे अपनी शिकायत के निपटारे पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अंग्रेजी सहित 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 2022 में सीपी ग्राम्स के 10 चरणीय सुधारों को लागू किया था। इनमें सीपी ग्राम्स को 7.0 को सार्वभौमिक बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के उपयोग द्वारा प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना जैसे सुधार शामिल हैं। सीपी ग्राम्स सुधार 7.0 के कई लाभ हैं। ये नागरिक अनुकूल या प्रश्नावली द्वारा निर्देशित शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा शिकायत को सटीक रूप से प्राप्त किया जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किए जाने पर इसे स्वचालित रूप से अगले उच्च स्तर के अधिकारी को भेज दिया जाता है। इससे उच्च स्तर से शिकायत का निरीक्षण एवं निगरानी संभव हो पाती है। इस प्रक्रिया की री इंजीनियरिंग से नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के बीच मौजूद कमियों की पहचान
और शिकायत के विश्लेषण में मदद मिल रही है। इन सभी पहलों से शिकायतों के निपटारों में लगने वाले समय में कमी आ रही है और इसका कारण ये है कि शिकायतें सिस्टम में लाइन कार्यालयों या फिर अधिकारियों के पास जाने की बजाय संबंधित निवारण कार्यालय या अधिकारी के पास पहुंच जाती हैं और इस तरह से इन कार्यालयों या अधिकारियों की भूमिका केवल सलाहकार या पर्यवेक्षी स्तर तक ही सीमित हो जाती है। केंद्र सरकार ने पशुधन विधेयक का मसौदा वापस लिया। सरकार ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए ड्राफ्ट पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 को वापस ले लिया है। ऐसे में पशुधन को विनियमित करने वाले मौजूदा पशुधन आयात अधिनियम 1898 तथा पशुधन आयात संशोधन अधिनियम 2001 लागू रहेंगे। पशुधन आयात अधिनियम 1898 की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसे किसी भी पशुधन के आयात को विनियमित, सीमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो संक्रमण फैला सकता है। इस संबंध में सरकार के आदेश को लागू करने की शक्ति सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपी गई है। राज्य सरकारें भी अपने अधिकार क्षेत्र में आयातित पशुधन के संबंध में नियम बना सकती हैं। इस अधिनियम को अंतिम बार 2001 में संशोधित किया गया था। संशोधन द्वारा पशुधन उत्पादों की परिभाषा को बदल दिया गया था। साथ ही इसमें सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया था। 1898 के अधिनियम की जगह नए कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि वर्ष 1898 का कानून पशुधन के केवल आयात को विनियमित करता है। इसमें निर्यात से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं है। इसमें पशुधन और पशुधन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने और विकास से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा नए अधिनियम की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि पशुधन की परिभाषा सीमित दी गई थी पुराने वाले अधिनियम में। इसकी परिभाषा के दायरे में विडाल वंशी पशु यानी फेलाइन और श्वान यानी कुत्ता प्रजातीय पशु शामिल नहीं हैं। साथ ही किसी भी संक्रामक पशुधन के आयात और निर्यात से फैलने वाली जूनोटिक यानी कि पशुजन्य बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को बदलना जरूरी है। और आइए बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर हुई बॉन जलवायु बैठक के बारे में। बॉन जलवायु बैठक संपन्न हो चुकी है। इसका आयोजन दुबई में प्रस्तावित COP28 बैठक के लिए एजेंडा तय करने और तैयारी करने के लिए किया गया था। बैठक के दौरान कई चर्चाएं हुई। इस दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक के लिए एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया गया। ये एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देशों की प्रगति का आकलन करना है। साथ ही इसके तहत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों का निर्धारण किया जाएगा। 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार पहला ग्लोबल स्टॉकटेक COP28 में जारी किया जाएगा। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करना है। विकासशील देशों की ये शिकायत है कि विकसित देशों ने भी अभी तक उन्हें उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया है। हानि और क्षति का सिद्धांत, इसे COP27 में अपनाया गया था। इस सिद्धांत के तहत वित्त पोषण किस प्रकार किया जाए इस बात को लेकर के विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी NCQG को पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में अपनाया गया था। इसके तहत 2025 से पहले जलवायु वित्त पोषण के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि NCQG के अपने लक्ष्य से चूकने की पूरी संभावना है। विकसित देश NCQG को लागू करने पर सहमत नहीं है। उन्होंने इसे सभी विकसित और विकासशील देशों के लिए सामूहिक लक्ष्य के रूप में घोषित करने की समीक्षा करने की मांग की है। ये उम्मीद की जा रही है कि यूरोपीय निवेश बैंक इस वर्ष डेट फॉर नेचर स्वैप का समर्थन करेगा। डेट फॉर नेचर स्वैप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऋणदाता देश पर्यावरण संरक्षण में निवेश करने के बदले ऋण प्राप्त करने वाले देश को ऋणों के पुनर्भुगतान में छूट देते हैं या ऋण समाप्त कर देते हैं। आइंस्टीन टेलीस्कोप के निर्माण में CERN मदद कर रहा है। आइंस्टीन टेलीस्कोप साइंटिफिक कोलैबोरेशन ने डिटेक्टर के वैक्यूम सिस्टम के डिजाइन के लिए CERN के साथ एक समझौता किया है। आइंस्टीन टेलीस्कोप एक प्रस्तावित भूमिगत अवसंरचना है। इसे सतह से कम 200 मीटर गहराई में स्थापित किया जा रहा है। इसमें तीसरी पीढ़ी की गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला की स्थापना की जाएगी। मौजूदा विर्गो में लगे डिटेक्टर की भुजाओं की लंबाई को 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर तक करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोग के तहत 120 किलोमीटर लंबी त्रिकोणीय आकार की सुरंग में एक लेजर किरण पुंज को भेजा जाएगा। तब ये किरण पुंज 2 किरण पुंजों में विभाजित हो जाएगी। इन्हें दर्पणों द्वारा परावर्तित किया जाएगा। दूसरी पीढ़ी की वेधशालाओं में किए गए सुधार। वर्तमान लीगो और विर्गो इंटरफेरोमीटर 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित
ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइंस्टीन टेलीस्कोप को 45 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंत में स्थित ब्लैक होल्स के विलय का पता लगाने के लिए विकसित किया जा रहा है। गुरुत्वीय तरंगे अंतरिक्ष में दो विशाल पिंडों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे स्पेस एंड टाइम में लहर पैदा करते हुए स्रोत से दूर सभी दिशाओं में गति करती हैं। ये अति प्रबल और ऊर्जावान तरंगे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में बताया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार 2015 में लीगो वेधशाला में पर्यवेक्षण किया गया था। लीगो एक विशाल इंटरफेरोमीटर है। लीगो के टनल जैसे दोनों कक्षों की लंबाई में परिवर्तन की माप के लिए लेजर किरण को बीम स्प्लिटर नामक उपकरण में भेजा जाता है। उसके बाद बीम स्प्लिटर लेजर किरण को समान रूप से विभाजित करके 4 किलोमीटर लंबे 2 टनल नुमा कक्षों में भेजता है। उसके बाद प्रकाश तरंगे परावर्तित होकर वापस लौटती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग इंटरफेरोमीटर के टनल नुमा कक्षों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं। इस दौरान इस टनल नुमा कक्ष की लंबाई बढ़ जाती है और दूसरे की लंबाई कम हो जाती है। आमतौर पर लेजर किरणें दोनों भुजाओं के अंत में लगे दर्पण से परावर्तित होकर बीम स्प्लिटर तक बिना किसी बदलाव के वापस आती हैं और एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाती हैं। यदि टनल नुमा कक्ष गुरुत्वाकर्षण तरंग से प्रभावित होते हैं तो लेजर किरणों में फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। अतः लेजर किरण स्प्लिटर के माध्यम से गुजर जाती हैं और डिटेक्टर तक पहुंच जाती हैं। प्रकाश किरणें लाइट डिटेक्टर से टकराती हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूएनडीपी ने DNULM के साथ साझेदारी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में एक अच्छा करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है। भारत में कुल उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 15% है। इससे विशेष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने और विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्राप्त होगी। ये एक 3 वर्षीय परियोजना है। इसे 2025 से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके प्रारंभिक चरण में 8 शहरों को शामिल किया जाएगा। ये चयनित परियोजना स्थलों में बिज सखी नामक सामुदायिक व्यापार मेंटर्स को विकसित करने में सहायता करेगा। DNULM की बात करें तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास और ऋण सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य निर्धारित करना। इसके तहत बाजार आधारित नौकरियों और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही ऋण तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जाता है। इसने सभी 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों में अपने कवरेज का विस्तार किया है और इस तरह से भारत की अधिकतर शहरी आबादी को कवर किया गया है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद से अब तक गोद लेने के 858 आदेश जारी किए गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने की शक्ति न्यायालय के पास थी। संशोधन के माध्यम से ये शक्ति जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है। जिलाधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया का पूरा होना सुनिश्चित करने और संकटग्रस्त बच्चों का समर्थन करने के लिए भी सशक्त बनाया गया है। किसी भी बाल देखभाल संस्थान को जिलाधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा। नाटो प्लस समूह। एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है। हालांकि भारत ने पहले ही इस समूह में शामिल होने से मना कर दिया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो +5 नाटो देशों और 5 साझेदार देशों को एक मंच पर लाने वाला एक सुरक्षा गठबंधन है। ये 5 साझेदार देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। आपको बता दें कि नाटो +5 का उद्देश्य वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। और आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी इंडस एक्स। अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडस एक्स लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। ये पहल अमेरिका और भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। ये उच्च तकनीक वाले रक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास में साझा अवसरों का पता लगाएगी। इसके अलावा ये द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और रक्षा प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानों के बीच जुड़ाव को मजबूती प्रदान करेगी। रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए भारत अमेरिका संयुक्त नवाचार कोष गठित करेगी। कलसा बंदूरी परियोजना। हाल ही में कलसा बंदूरी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इन निविदाओं को वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त किए बिना ही जारी किया जा चुका है। कलसा बंदूरी परियोजना का उद्देश्य महादायी नदी की 2 सहायक नदियों कलसा और बंदूरी के अधिशेष जल को मालप्रभा नदी में प्रवाहित करना है। महादायी नदी को मांडवी नदी के नाम से जाना जाता है। महादायी नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। बाद में ये नदी गोवा में अरब सागर में मिल जाती है। इस संपूर्ण परियोजना का लक्ष्य मांडवी नदी पर कई बांधों का निर्माण करना है। महादायी नदी को गोवा में मांडवी नदी के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के सूखा प्रभावित शहरों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AL या RL। श्रम ब्यूरो ने अखिल भारतीय कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी की है। श्रम ब्यूरो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CPI-AL RL का आधार वर्ष 1986-87 है। इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर महीने 20 राज्यों से चुने गए 600 सैंपल गाँवों के डेटा को शामिल किया जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसे इसके पहाड़ी भूभाग, वनों और ग्लेशियर्स के लिए जाना जाता है। इस उद्यान में गोमुख ग्लेशियर स्थित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक, बुरुंश आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं में नीली भेड़, काला भालू, भूरा भालू, हिमालयी मोनाल, हिमालयी स्नोकॉक, हिमालयी थार, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ शामिल हैं। चिकित्सकीय अपशिष्ट निपटान। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि प्राकृतिक मृतिका कंपोस्ट का इस्तेमाल करके चिकित्सकीय अपशिष्ट में मौजूद रोगजनकों को निष्क्रिय किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि बेंटोनाइट और काओलिन जैसी सघन मृतिका का उपयोग करने से वायरल संदूषण 99.6% तक कम हो सकता है। वर्तमान में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 देश में चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इन नियमों को लागू करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति जिम्मेदार है। सुपर कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जो सुपर कंडक्टिविटी के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सुपर कंडक्टर कहा जाता है। अतिचालकता पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह होता है और किसी भी तरह का चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रवाह अनिश्चित काल तक बना रह सकता है। सुपर कंडक्टर्स को जब क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तब वे मेसनर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। मेसनर प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। सुपर कंडक्टर्स का उपयोग चिकित्सा निदान और सुपर फास्ट मैग्लेव ट्रेन आदि में किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर। गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सबसे पतला, हल्का और बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। ये डिवाइस तेज चार्जिंग या डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च विद्युत घनत्व और लंबे जीवन चक्र से युक्त होता है। इसका विकास सीवीड से किया जाता है। सीवीड समुद्री पादपों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का सामान्य नाम है। ये प्रजातियां समुद्र के साथ साथ नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में भी प्राप्त होती हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सावित्रीबाई एक प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थी। उन्होंने पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। इस कार्य में उनके पति ज्योतिराव फुले ने उनकी सहायता की थी। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले ने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में प्रयास किया था। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी। सावित्रीबाई फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र शुरू किया था। आगे चलकर वे 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज से भी जुड़ गई थी। ये समाज सुधार से संबंधित एक संगठन था। सावित्रीबाई फुले करुणा और न्याय की प्रतिमूर्ति थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।